आज हम लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और उसे समझने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान से सुनो, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी क्रिया है जिसका उपयोग अंतविहीन है, यानी इसके उपयोग का कोई अंत नहीं। ठीक है, इसकी इतनी संभावनाएं बन सकती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कहीं का भी कोई जीन निकालो और कहीं भी किसी में भी जोड़ दो, तो इसकी अंतविहीन संभावना है। बढ़िया गाना बज रहा, कौन सा है? ऑटो रिक्शे वाले हैं ये? हाँ, चलो ठीक है। तो अंतविहीन संभावनाएं हैं बायोटेक्नोलॉजी की, और आज हम बायोटेक पढ़ रहे हैं 2025 में। तो 2025 में इसकी अगर हम पिछले 50 साल में केवल ये देखें कि सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार किसमें मिले, तो भाई सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार मिले हैं बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि इसी में नए उत्पाद सबसे ज्यादा बनाए गए। और ये भी ऐसा विज्ञान की शाखा है जिसकी संभावनाओं का कोई छोर नहीं है, और अभी काम चल रहा है। कब तक चलेगा इसका कोई। तो एप्लीकेशन की जब हम बात करेंगे तो वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, लेकिन हम कुछ मुख्य क्षेत्रों की भी बात करेंगे कि कुछ मुख्य एरिया, कुछ मुख्य कार्य जहां पर बायोटेक का अभी तक सामान्य रूप से उपयोग किया गया है। तो एक एक करके बात करते हैं। तो लिखो कि बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग की संभावना अंतहीन है। बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग की संभावना अंतहीन है। उपयोग की संभावना अंतहीन है, किंतु अभी तक कुछ मुख्य क्षेत्र जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, वे निम्न प्रकार से हैं। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, वे निम्न प्रकार से हैं। बायोफार्मास्यूटिकल्स, थेरापेटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, बायोरेमेडिएशन, फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी प्रोडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट,
और कहाँ उपयोग किया गया है? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के निर्माण में। समझने की कोशिश करते हैं ये क्या लिखा है। बायोफार्मास्यूटिकल्स यानी जैविक स्रोत को उपयोग करके किसी दवाई का निर्माण किया गया। दवा, जैविक स्रोत का उपयोग करके किसी दवा का उपयोग बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, तो उसे कहते हैं बायोफार्मास्यूटिकल्स। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके कोई इलाज की पद्धति अगर विकसित करते हैं, थेरेपी मतलब इलाज की पद्धति, तो उसे कहते हैं थेरापेटिक्स। जांच में, यदि रोग की जांच में, बीमारियों की जांच में अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसे कहते हैं डायग्नोस्टिक्स। बायोरेमेडिएशन मतलब होता है कि कोई पारंपरिक जो औषधि होती है, पारंपरिक औषधि, रेमेडी जिसको बोलते हैं, पारंपरिक औषधि जो कई हजारों साल से चली आ रही है, अगर हम उसका निर्माण कराते हैं तो उसे कहते हैं बायोरेमेडिएशन। फूड प्रोसेसिंग, भोजन उत्पाद यदि हम बना रहे हैं और उसको प्रोसेस करने में मतलब उसे शुद्ध करने में, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने में यदि इस्तेमाल करते हैं तो भी होता है। ऊर्जा उत्पादन में भी होता है, बायोगैस प्लांट आपने सुना होगा। वेस्ट मैनेजमेंट में भी आपने सुना होगा, वाटर ट्रीटमेंट माइक्रोब्स चैप्टर में। और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप यानी कृषि में भी उपयोग किया गया है, जहां पर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों को बनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां अभी तक उपयोग किए गए हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी में जब हम रिसर्च की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रिसर्च। तो बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च मुख्यतः 3 क्षेत्रों में पाई जा रही है। कितने क्षेत्रों में? 3। एक, कि हम अच्छी गुणवत्ता का कैटलिस्ट बना सकें। अच्छी गुणवत्ता का कैटलिस्ट मतलब या तो बना सकें या तो खोज सकें। जैसे हमने टैक पॉलीमरेज खोजा था, तो टैक पॉलीमरेज एक बहुत कारगर एंजाइम था, और एंजाइम क्या होता है? कैटलिस्ट। तो अच्छी गुणवत्ता का हम कैटलिस्ट खोज सकें। दूसरा, कि हम ऐसे स्रोत खोज सकें जिनके जीन की हमें आवश्यकता है, कि हमें अगर कोई जीन चाहिए तो वो जीन हमें कहाँ मिलेगा, इसको खोज सकें। और तीसरा, कि जो बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है उसमें केमिकल इंजीनियरिंग, कौन सी इंजीनियरिंग? केमिकल इंजीनियरिंग को और उन्नत बना सकें, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो उत्पाद मिल रहा है उसमें कोई मिलावट, कोई कंटामिनेशन ना हो। और एक और, पहले 2 को हम मिला देंगे, तीसरा पॉइंट बन जाएगा ये कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो कल पढ़ा था आखिरी स्टेप, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की शुद्धिकरण की जो क्वालिटी कंट्रोल की जो प्रोसेस है उसको और उन्नत कैसे बनाए, जिससे मिलने वाला प्रोडक्ट हमें और अच्छी गुणवत्ता में प्राप्त हो। तो लिखो अगला पॉइंट कि बायोटेक्नोलॉजी में वर्तमान में 3 मुख्य क्षेत्र हैं। 3 मुख्य क्षेत्र हैं जहां सबसे अधिक 3 मुख्य क्षेत्र हैं जहां सबसे अधिक रिसर्च को हिंदी में क्या कहते हैं? जहां सबसे अधिक अनुसंधान, खोज, जहां सबसे अधिक अनुसंधान पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा रिसर्च पाई जाती है। नंबर 1 लिखो। नंबर 1, उच्च गुणवत्ता के कैटलिस्ट। उच्च
उच्च गुणवत्ता के कैटलिस्ट को प्रदान करने में, उच्च गुणवत्ता के कैटलिस्ट को प्रदान करने में जो एंजाइम या किसी सूक्ष्म जीव के रूप में, जो एंजाइम या किसी सूक्ष्म जीव के रूप में हो सकता है, जो एंजाइम या किसी सूक्ष्म जीव के रूप में हो सकता है। नंबर दो, कैटलिस्ट के लिए अनुकूल वातावरण, कैटलिस्ट के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने में, कैटलिस्ट के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने में, कैटलिस्ट के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने में, अनुकूल वातावरण प्रदान करने में। और नंबर 3 लिखो, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग तकनीक को, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग तकनीक को और अधिक उन्नत बनाने में, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग तकनीक को और अधिक उन्नत बनाने में, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग तकनीक को और अधिक उन्नत बनाने में। एक एक करके बात करते हैं कि हम कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर में, कृषि में। तो हेडिंग डालो, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का किस तरह से उपयोग किया जाता है। किस तरह से उपयोग किया जाता है। आप लोगों में से कितने लोगों का परिवार मतलब चाहे पूर्ण रूप से चाहे अल्प रूप से कृषि पर आश्रित है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से तो सभी हैं, प्रत्यक्ष रूप से ही पूछा जाए, मतलब किसानी बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, किसानी परिवेश से आते हैं। कितने लोग जरा हाथ ऊपर करो। अरे शाबाश। अच्छा, कितने लोग आए इस साल अभी 12वीं पास किए हो 2024 में? आज तो पैसे वैसे आ रहे हैं, सुनने में आए हैं। आ रहे हैं कि नहीं? 25,000 आ रहे हैं। बताओ किसके किसके आ रहे हैं? जरा हाथ ऊपर करो, एक बार जरा काउंट करें कितने लोगों के आ रहे हैं। बस आज इनके घर पे जो है, अरे काउंट तो करने दो। 1 2 3 4, इधर तुम लोग भैया, बाकी लोग नहीं है। 5 6 7 8 9 10 11, हाथ ऊपर करो ढंग से। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 इंटू 25,000। शायद लैपटॉप भी मिल रहा है या स्कूटी मिल रही है? स्कूटी मिल रही है टॉपर को। यहाँ किसको किसको स्कूटी मिल रही है? तेरे को स्कूटी भी मिल रही है और 25,000 भी मिल रहा है। शाबाश है। और तुम लोग भैया बोले सर स्कूटी नहीं चाहिए थी, ई रिक्शा दे देते तो कुछ काम होता है ना। अरे सर स्कूटी पे चलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, ई रिक्शा दे देते, आगे हम बैठ जाते, पीछे अपने दोस्त, है ना, जहां हो वहां बैठ के जम जाए। अरे गधों, तो स्कूटी भी आ रही है और 25,000 रुपए भी आ रहे हैं। आज तो तू लखपति हो गई है। तो ये बेच देगी, रखेगी ना? हाँ, तब ऐसी बात बोल रही। मतलब पैसा आ रहा, बुरा लग रहा है।
अच्छा लग रहा है ना, एक स्कूटी और आ रही है। हाँ, तो जो स्कूटी है वो ऐसी नहीं है एकदम, वो भी वो पापा ने खुद से वो खरीदी है ना? खरीदी नहीं है। हाँ, मैं खुद से मॉडिफाई की है उसको, मतलब बनाई है खुद से। ये तो तेरे नाम की है ना? तब अफसोस हो रहा है क्या? चलो भाई। और इधर साइकिल है, साइकिल वाले, रेडियो वाले, हाथ घड़ी वाले कोई नहीं है? अच्छा लग रहा है ये सुन के। चलो, तो देखो, जब हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होते हैं, वैसे इसमें हम भी आते हैं, है ना? हाँ, खेती किसानी हमारे यहाँ भी होती है, बस हमको नहीं आती है। लेकिन हमारे पिताजी पूर्ण रूप से किसान हैं, पूर्णकालिक, अल्पकालिक नहीं। इस समय हमारे पिताजी पूर्णकालिक किसान हैं, रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने के बाद फुल खेती चल रही है उनकी, बढ़िया। हम भी जाते हैं तो हमसे भी कराते हैं, कभी कभार पकड़ लेते हैं। अभी जाना है अगले हफ्ते, 1-2 दिन के लिए जाना है, थोड़ा कुछ ज़रूरी काम है, तो फिर वो कुछ ना कुछ ज़रूर कराएंगे। प्लान बना के बैठे, अच्छा आ रहा है, रुको, ये जो है ना सरसों, उसको रहने दो, आएगा वही काटे। तो तुम ही लोग ऐसे नहीं हो, तुम ही लोग ऐसे नहीं हो कि घर जाते हो तो घर वाले काम बोल देते हैं। हमारे साथ भी ऐसा है। और तुम लोग को एक बात बताऊंगा ना तो तुम लोग रो दोगे, बता दो। अरे हमारे पिताजी बहुत टॉर्चर करते थे, पहले करते थे, अब थोड़ा नहीं करते हैं। जैसे पहले पढ़ाई करते थे जब कॉलेज में थे, तो हमारे भैया वहाँ बाहर पढ़ते थे, ठीक है, बाहर पढ़ रहे थे, हम यहाँ पढ़ रहे थे। तो कभी होता था कि छुट्टी में हम लोग घर पहुँचते थे, तो हमारे पिताजी को ना आसपास के लोगों के बीच अपना वो शोबाजी करने की ज़्यादा शौक था, अभी भी है, तब ज़्यादा शौक था। तो गए गांव, तो हम लोगों से जानबूझ के गोबर फेंकवा रहे हैं, केवल गांव वालों को दिखाने के लिए कि हमारे लड़के जो है वो सुनते हैं जो हम कहते हैं। अब भाई गोबर जो है ना बहुत भारी होता है। कभी किसी ने अगर एक तसले में अगर मिट्टी भरी हो, एक तसले में गोबर भरा हो, उसका गोबर का वजन 3 गुना ज्यादा होता है। इट इज क्वाइट हैवी, यू नो। अब भाई भर तो लिया, अब वो उठ ही नहीं रहा। तो हम दोनों भाई तसला पकड़ के, गांव वाले देख रहे हैं, समझ गए कि हाँ ये नौसिखिए हैं, मिट्टी की तरह भर लिए, पूरा उठ ही नहीं रहा। तो वो पिताजी, हाँ ऐसे ही है कि नहीं, देखो हमारे लड़के जो है, पिताजी लोगों को होता है ना। लड़के इस बात को समझते होंगे, लड़कियों से थोड़ा सा हमारा मतलब नहीं मालूम कि कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन लड़कों को तो समझ, अच्छा ठीक है तुम आए हो बाहर से पढ़ने, अच्छा एक काम करो, ये गेहूं उठाओ, बोरी में सिर पे रखो, जाओ पिसवा के आओ। साइकिल से नहीं जाना है, सिर पे रख के ले जाना है, साइकिल नहीं है, हाँ तो सिर पे रख के जाओ। ऐसा करते हैं पिताजी लोग। तो एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर की बात करेंगे। अब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आप लोग इस बात को समझ रहे हो। अभी का जो समय चल रहा है, फरवरी चल रही है, और खेत में गेहूं लगा हुआ है, और उसकी जो गेहूं की बाल है इस समय हरी हो रही है। अब ये जो धूप पड़ रही है, तो इसी धूप की गर्मी की वजह से वो पकेगी और पीली पड़ने लगेगी, यही होता है ना। और मार्च में यहाँ गेहूं कट जाता है, हाँ कटना शुरू हो गया है मार्च में, फरवरी एंड तक शुरू हो जाता है, मार्च में कट जाता है। हमारे यहाँ 1 महीने लेट होता है, अप्रैल में कटता है हमारे उधर, यहाँ 1 महीने पहले ऐसा चलता है। अब ये बताओ, हमें मालूम है कि कई बार ठंड ज़्यादा पड़ जाती है, तो ठंड ज़्यादा पड़ जाती तो फसलों को भी पाला मार जाता है। सुना है ना ये कि फसलों को पाला मार गया, ठंड पड़ी, जो फसल की जो तना है वो जम गया बर्फ की तरह, साइटोप्लाज्म जम गया, तो सेल डेथ हो गई, नेक्रोसिस हो गई, इसी को बोलते हैं पाला मार जाना।
अब सोचो यहाँ कितनी ठंड पड़ती है भाई, 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस यहीं तक तो जाता है, 0 तक तो नहीं जाता ना, माइनस में तो जाता नहीं। अब यही एक देश है यूक्रेन। यूक्रेन नाम सुना? दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन वहीं होता है। पूरी दुनिया में जितना गेहूं एक्सपोर्ट होता है उसका 28% यूक्रेन करता है, 28%। भारत नंबर 2 पे है, 24 या 23% पे। नंबर 1 पे कौन है? यूक्रेन। अभी यूक्रेन में युद्ध की वजह से भारत नंबर 1 हो गया है, ठीक है, लेकिन यूक्रेन नंबर 1 है गेहूं को एक्सपोर्ट करने में, यानी बेचने में। तो ये 2 देश मिलकर लगभग 50% गेहूं बेचते हैं। पूरी दुनिया में जितना गेहूं का व्यापार होता है उसका 50% यूक्रेन और भारत मिलाकर होता है। अब यूक्रेन में भी ठंड के समय ही गेहूं बोया जाता है, लेकिन वहां ठंड यहाँ की ठंड जैसी नहीं होती। वहां ठंड में -40 तक टेम्परेचर जाता है, 4 फीट बर्फ जमी रहती है, लेकिन उस बर्फ में भी गेहूं का पौधा खड़ा रहता है। अब सोचने वाली बात है, यहाँ जो गेहूं का पौधा 1-2 डिग्री सेल्सियस में जाते ही उसको पाला मार जाता है, और वहां गेहूं का पौधा -30 -40 में भी खड़ा है। और जब बर्फ पिघलती है तो पता चलता है कि नीचे से बढ़िया एकदम गेहूं की फसल निकल रही। ये स्थिति वहां की है। तो यानी वहां के गेहूं के जीनोम में कुछ तो ऐसा जीन उपस्थित है जिसकी वजह से वो कम तापमान के वातावरण में भी आसानी से जीवित रह सकता है। ऐसा है कि नहीं? तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि वहां के गेहूं के जीनोम में से कुछ जीन निकालकर यहाँ के गेहूं के जीनोम में ऐड कर दें, तो उसकी वजह से यहाँ के गेहूं में भी कम तापमान में जीवित बचे रहने की क्षमता विकसित हो सकती है। और ये किस तरह का उपयोग होगा? एग्रीकल्चर उपयोग होगा। हमने 1-2 बात और उदाहरण आपके सामने बोल रहा हूँ। कभी आप किसी गांव की मार्केट में सब्जी लेने जाओ, गांव की मार्केट, ऐसी गांव की मार्केट जहां पर किसान आते हैं अपने ही खेत से सब्जी तोड़ी और गांव मार्केट में बेचने आ जाते हैं। ऐसा ऑब्जर्व करना, ध्यान से बता रहा हूँ। आप किसी, जैसे मैं जनरली जब भोपाल से बाहर जाता हूँ तो जो लोकल मार्केट होती है, कहीं भी गया वहाँ जरूर जाता हूँ देखने के लिए कि यहाँ का लोकल मार्केट कैसा है। कई बार बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब जैसे मान लो कोई एक गांव का किसान है और वो उसने लौकी की खेती करी। किसकी खेती करी? लौकी की। तो वो लौकी अपने खेत से तोड़ कर लाया, मैं मान लेता हूँ 20-30 लौकी लाया होगा। तो उसमें कोई छोटा होगा, कोई लौकी बड़ी हो गई, कोई टेढ़ी हो गई, कोई सीधी हो गई, ऐसा होगा ना, अलग अलग आकार की। और वहीं आप मंडी में जाओ, मंडी में जाओ जहां कहीं व्यापारी जो है कहीं बाहर से लौकी लेकर आया बेचने के लिए, वहां सब लौकी एक जैसी, उजली, सफेद या तो हरी, ऐसा लगा है फैक्ट्री के सांचे में इसको बनाकर लाया जा रहा है। कभी ऑब्जर्व किया है? देसी टमाटर आपने देखा होगा, देसी टमाटर ऐसा कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई टेढ़ा होता है, कोई, उसको रखो 1-2 दिन रखो खराब हो जाता है। और वहीं आता है हाइब्रिड वाला टमाटर, लाल वाला, उसको ऐसा लगता नहीं कि इसको सांचे में बनाया जाए, ये एक जैसे, सबका आकार एक जैसा, सबकी लालिमा एक जैसी, और उसको रख दो रेडनेस, बेटा लालिमा मतलब रेडनेस, तो क्या ललाही बोलेंगे, लालिमा एक जैसी, और उसको रख दो 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक, वो सिकुड़ने लगेगा लेकिन खराब नहीं होगा। क्योंकि ये जो जिन उत्पादों की मैं बात कर रहा हूं ये किससे बनाए गए हैं? बायोटेक्नोलॉजी से। कैसे बनाए गए हैं? बायोटेक्नोलॉजी से। और बायोटेक्नोलॉजिकल उत्पाद के बहुत सारे लाभ होते हैं, तो एक एक करके उनकी बात करेंगे। लेकिन जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो 3 प्रकार की खेती पाई जाती है या 3 प्रकार की कृषि पाई जाती है। एक कृषि होती है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एक कौन सी होती है? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ध्यान से सुनना, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर क्या है कि एक ऐसी कृषि पद्धति जिसमें हम रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करते हैं।
सुना ना, यूरिया, नाइट्रोजन, पोटेशियम लाते हैं ना खाद बोरों में, बोले खाद DAP और क्या बोलते हैं, यूरिया, DAP, ये सब सुना है ना। ये क्या है? रासायनिक खाद है। तो रासायनिक खाद का जो हम उपयोग करते हैं उसको क्या बोला जाता है? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी जो है रसायन पर आधारित कृषि। अब जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर होता है इसके कुछ फायदे होते हैं। उपज अच्छी मिलती है, ज्यादा मैनेजमेंट नहीं चाहिए होता है, उपज अच्छी होती है, ज्यादा मैनेजमेंट प्रबंधन की बहुत आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये वातावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो कुछ लाभ है तो कुछ हानि है। फिर एक और दूसरी एग्रीकल्चर पद्धति आती है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या है भाई कि बोलते हैं कि हम ऐसी खेती करेंगे जिसमें हम रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करेंगे। तो रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करेंगे तो जो देसी स्वदेशी खाद होती है, जैविक खाद जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग गोबर का खाद और तमाम चीजें जो है सरसों की खली वली सब मिलाकर उसको सड़ाते हैं 2-4-6 महीने, जब डिकम्पोज हो जाता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसका उत्पादन कम होता है इसकी तुलना में। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में उत्पादन जो होता है वो कम होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता। उत्पादन कम है लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं। लेकिन इसमें चैलेंज अलग है, मैनेजमेंट का चैलेंज है। आपको खेती करनी है, मान लो नवंबर में गेहूं लगाना है और नवंबर में आपको चाहिए 600 किलो खाद, 600 किलो गोबर की खाद चाहिए। तो गाय को बोलोगे गाय हमको 600 किलो खाद कहाँ देगी? संभव ही नहीं। तो आपको उसको कम से कम 6 महीने 8 महीने पहले से या 1 साल पहले से आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा, कहीं स्टोर करना पड़ेगा। अब यूरिया और DAP क्या है, गए मार्केट से खरीद के लाए, बोरे में रखा है, घर में कमरे में पड़ा है, वहां गोबर रख सकते हो क्या? कि नहीं, 8 महीने कमरे में हम गोबर रख के सड़ाएंगे, डिकम्पोज होगा तो उसमें वो खाद बनेगा। तो यानी वहां पर प्रबंधन क्या हो गया, मैनेजमेंट वहां पर कठिन है और उत्पादन भी कम है। तो इसका अलग चैलेंज होता है ना। ऐसा गांव में देखा होगा, कहीं एक जगह हम लोग घर के गड्ढे वड्ढे में कहीं एक जगह गोबर इकट्ठा करते हैं और जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो वहां से उसको खाद के रूप में फिर ले जाते हैं। तो वहां पर भाई प्लानिंग आप 1 साल पहले से कर रहा ना। ऐसा तो नहीं कि गए पैसे लेके और दुकान से लेते आए, दुकान पे भी गोबर नहीं मिलेगा, संभव ही नहीं दुकान पे भी मिले। तो ये कौन सा एग्रीकल्चर हो गया? ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ अलग तरह की चुनौतियां। तीसरा आता है तीसरी कौन सी है भाई? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर कि हमने आनुवांशिक रूप से फसलों को रूपांतरित कर दिया। अब जो लक्षण हमें उनमें से चाहिए वो लक्षण हमें मिल रहा है। अगर हमें चाहिए कि उनकी उत्पादन क्षमता अधिक हो तो वैसा वाला जीन ले आके उसमें डाल दिए। अगर हमें चाहिए कि इसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, ये फसल जल्दी खराब ना हो, तो हमने अलग जीन उसमें डाल दिया। अगर हमें चाहिए कि इसमें वातावरण के प्रति जो है सहनशीलता विकसित हो जाए, टॉलरेंस विकसित हो जाए कि तापमान कितना भी कम हो या कितना भी ज़्यादा हो फसलों पे असर ना पड़े, तो वो वाले जीन हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे कई तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। क्या क्या इसके लाभ होते हैं वो हम अभी 2 मिनट बाद देखेंगे। तो लिखो कि सामान्यतः कृषि की 3 प्रकार की पद्धति पाई जाती है। सामान्यतः कृषि की 3 प्रकार की पद्धति पाई जाती है। सामान्यतः कृषि की 3 प्रकार की पद्धति पाई जाती है।
नंबर 1, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। नंबर 1, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। लिखो, इस क्रिया में रासायनिक खाद एवं कीटनाशक, इस क्रिया में रासायनिक खाद एवं कीटनाशक, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक उपयोग किए जाते हैं। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक उपयोग किए जाते हैं। कीटनाशक उपयोग किए जाते हैं। अगला पॉइंट, इसमें उत्पादन क्षमता अधिक होती है। इसमें उत्पादन क्षमता अधिक होती है, किंतु इसमें उत्पादन क्षमता अधिक होती है, किंतु ये स्वास्थ्य, किंतु ये स्वास्थ्य और वातावरण के लिए हानिकारक होते हैं। किंतु ये स्वास्थ्य और वातावरण के लिए हानिकारक होते हैं। वातावरण के लिए हानिकारक होते हैं। दूसरा आ जाओ, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। दूसरा आ जाओ, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। देखो, इस कृषि में जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। लिखो, इससे स्वास्थ्य को लाभ मिलता है, किंतु इसमें स्वास्थ्य को लाभ मिलता है, किंतु अधिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अधिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है और उपज कम पाई जाती है। अधिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है और उपज कम पाई जाती है। उपज कम पाई जाती है। अगला लिखो, जीएम क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर लिखो, इसमें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का उपयोग किया जाता है। इसमें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का उपयोग किया जाता है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का उपयोग किया जाता है। लिखो, इसमें कम प्रबंधन कॉमा अधिक उपज, कम प्रबंधन कॉमा अधिक उपज पाया जाता है तथा ये स्वास्थ्य और वातावरण के लिए हानिकारक नहीं होता। तथा ये स्वास्थ्य और वातावरण के लिए हानिकारक नहीं होता। हानिकारक नहीं होता। ये 3 प्रकार के हो गए कृषि। 3 प्रकार की जो कृषि पद्धति जो उपयोग की जाती है।
आज जैसे जिन बच्चों को आज स्कॉलरशिप मिल रही है, एक प्रोत्साहन 25,000 रुपये मिल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा होगा ना। आज मिलेगा ना, आज ही कितनी तारीख है, आज ही ट्रांसफ़र होगा। सुबह सुबह मैंने न्यूज़ देख कर आया हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो अच्छा, ऐसा अच्छा लग रहा है ना। अब सोचो आप, ऐसे ही यदि एम्स में सिलेक्शन होता है तो कितना अच्छा लगता है। क्यों, मैं वो आपको बता दूं। एम्स की फीस कितनी मालूम है? नहीं, तुक्का मत मारो, जिसको कंफर्म हो वही बताओ। एम्स की फीस कितनी है? जिसको मालूम हाथ ऊपर करो, बोलेगा कोई नहीं। हाँ, कोटा वाले भैया बताएंगे। 5300 एक साल की, 5 साल की। कौन से एम्स की बात कर रहे हैं? दिल्ली एम्स की बात कर रहे हैं, एकदम सही। 5,300 रुपये दिल्ली एम्स की है, 6,000 रुपये भोपाल एम्स की है। हाँ हाँ, 5,999। और हॉस्टल की फीस है 19,000 रुपये एक साल की। यहाँ पे दिल्ली का मुझे नहीं मालूम, दिल्ली की कितनी हॉस्टल फीस? वो खाने का ही चार्ज है, रहने का उतना चार्ज नहीं है। नहीं, उसमें नहीं है। हाँ, 1300 है महीने का, साल का, हॉस्टल का। यहाँ पर थोड़ा सा महंगा है, यहाँ का 19,000 है एक साल का खाने का, वो क्योंकि प्राइवेट मेस है और आने अभी उतना जो भी हो ठीक है। अगर आपको ये सुविधा पैसे देकर प्राप्त करनी हो कि हमारी एम्स में पढ़ाई हो जाए और एम्स में रह सकें, तो उसका कितना कॉस्ट होगा? कॉस्ट ही नहीं होता, नहीं, करोड़ नहीं, हो ही नहीं सकता। करोड़ में तो तुम प्राइवेट में पहुंचोगे, एम्स में नहीं पहुंचोगे। तो ये ऐसी चीज है जहां तुम पैसे से नहीं पहुंच सकते। आ रही बात समझ में? कोई भी अंबानी, अडानी, कोई भी पैसे से अपने लड़के का सिलेक्शन एम्स में नहीं कर सकता, नहीं पहुंच सकता, संभव ही नहीं। हाँ, वो नया मेडिकल कॉलेज खोल सकता है अपने नाम से, वो सब कर सकता है, लेकिन वहां नहीं कर सकता। ये सबसे खूबसूरत बात है कि मैंने पहले भी कहा था कि जब एम्स की काउंसलिंग चल रही थी तो मुझे वहाँ पर जनरली ऑटो से आने वाले लोग, मारुति 800 से आने वाले लोग, पैदल आने वाले लोग गार्जियन के रूप में दिखे थे। कोई वहाँ मुझे BMW, मर्सिडीज, ऑडी वाला कोई नहीं दिखा था। कितनी खुश। और वहीं तुम प्राइवेट कॉलेज में अगर चले जाओ, ऐसा पैसे का वहाँ पर शोबाजी होती है तो पूछो मत। अच्छा, उसमें भी प्राइवेट में बता दो, प्राइवेट में सारे बच्चे पैसे वाले नहीं हैं। 85% बच्चे प्राइवेट में भी 85% बच्चे जो है वो फ्री सीट वाले हैं। केवल 15% जो सीटें हैं वो मैनेजमेंट की हैं। तो वहां भी आपको जो है ना, जो 85% बच्चे मिलेंगे वो सरकारी कॉलेज की ही फीस दे रहे हैं। और जीएमसी की फीस कितनी है? 1,14,000। 1 लाख रुपया फीस है, 14,000 कॉशन मनी, 1,14,000। और वही वो प्राइवेट में जमा करते हैं। जिन बच्चों को फ्री सीट मिलती है उनको गवर्नमेंट फीस ही जमा करनी होती है। तो उनके लिए तो प्राइवेट कॉलेज भी क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आपके लिए सोचो कितनी अच्छी बात है, सारे गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए हैं। प्राइवेट कॉलेज में 85% सीट आपके लिए है। उनके लिए केवल कितनी सीट बची है? 15%। तो भाई जब आपके लिए इतनी सारी सीट हैं, लड़ो उस पर। लड़ो का मतलब फाइट करो, कंपटीशन में फाइट करो।
ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाला हर बच्चा पैसे वाला नहीं होता। यही दो भाई पढ़ रहे हैं, एक आयुष और एक अंकित। किसी को है जानकारी? आयुष अटारिया, अंकित अटारिया, दोनों भाई थे, लास्ट ईयर इसी बैच में पढ़ रहे थे। और बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके फादर जो है सिक्योरिटी गार्ड है। किसमें? एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड है। एटीएम ओटीएम पे होते हैं ना गार्ड, तो वो गार्ड है। अब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी नहीं थी कि वो सरकारी कॉलेज की फीस दे पाए। मेरे पास बच्चे का आया कि सर ऐसा ऐसा, हमने कहा हो जाएगा, काहे टेंशन लेगा। बोले सर तो ऐसी स्थिति आई कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज की भी फीस देने के लिए लोन लेना पड़ा। खैर वो तो दे देगा, उसकी वो कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चे जब एमबीबीएस करते हैं तो लगता है कि हाँ अपनी मेहनत सार्थक है। दो भाई हैं और दोनों सगे भाई, दोनों हाँ, दो भाई है, दोनों सेलेक्ट हो गए और एक को गवर्नमेंट मिला है और एक को फ्री सीट पे प्राइवेट मिला। जो फ्री सीट वाला है उसकी तो पूरी फीस गवर्नमेंट ने दी, उसको तो वो भी नहीं देनी पड़ी। उसका तो मेधावी छात्र की वजह से पूरी फीस गवर्नमेंट ने दी। टेंशन हो गई जिसका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ, क्योंकि उसको फीस देनी पड़ी। ऐसा भी हो जाता है। तो है भाई, कहानियां ऐसी बनती हैं। अभी यहीं बैठे हो तुम, अगले साल कॉलेज जाओगे, अभी बहुत लंबा समय है काउंसलिंग तक। अभी तो एग्जाम 3 महीने हैं, फिर रिजल्ट 1 महीने है, फिर काउंसलिंग होगी शुरू, फिर काउंसलिंग, तो एक प्रोसेस है लंबा। तो मुझे उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट आपने सब चेक कर लिए होंगे, सबके सही हो गए होंगे डॉक्यूमेंट। अभी भी मुझे विश्वास है कुछ आएंगे जब फॉर्म का डेट बीत जाएगा, सर मेरा तो आधार कार्ड में नाम अलग है और मार्कशीट में अलग है। कितना भी बोलो, कितना भी समझाओ, है ना, मूर्ख मूर्ख ही होता है। अरे पिछले साल तो हर बार होता है, क्या ही बोलो, एक आध दो मूर्ख रहते ही हैं, आखिरी में आते हैं। पिछले साल फॉर्म भरना था तो फॉर्म पे डेट रहती है ना, फोटो पे नीचे नाम और डेट लिखा रहता है। अब इतना समझाने के बाद, एक बच्चे ने डेट पिछले साल की लिखवा दी थी। 2024 का फॉर्म भरना था तो 24 की डेट होनी थी, उस पर 2023 लिखा था। और वो जो बालक था, वो अच्छा बालक था, नहीं बालिका थी, वो अच्छा पढ़ती थी का मतलब उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, अच्छा पढ़ रही थी। अब एडमिट कार्ड जब आया, एग्जाम से 5-6 दिन पहले, 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आया था। अब 5-6 दिन पहले उसने ध्यान दिया कि सर मेरे फोटो में तो डेट पहले ही वाली लिखी हुई। अब 6 दिन में केवल उसके दिमाग में वही आ रहा, आखिरी 6 दिन, अरे मेरे को एंट्री देंगे कि नहीं देंगे, अरे मेरे को भगा देंगे कि नहीं भगाएंगे, खामखा में टेंशन। अब समझा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं मान रहे, क्योंकि वो दिमाग में वो बात बैठ गई। अब बैठ गई तो बार बार उसने आखिरी के 6 दिन इसी चक्कर में पढ़ाई नहीं की। और एग्जामिनेशन हॉल में भी दुर्घटना हो जाती है। कैसे दुर्घटना हो जाती है? एडमिट कार्ड में उससे कुछ नहीं पूछा। मैं उसको बोल रहा था कोई नहीं पूछेगा कि 2023 क्यों लिखा है, 24 क्यों, लेकिन उसको टेंशन थी। इस चक्कर में उसने 6 दिन अपने बर्बाद कर दिए। और घबराहट में पेपर में भी, जब पेपर चल रहा था तो हर समय ये बात मन में, अभी आके पूछ देगा, वो कुछ नहीं आया पूछने। अच्छा, किस्मत उसकी
एक तो ये खराब थी, एक और मायने में खराब थी किस्मत। क्या मायने में खराब थी? उसका जो इन्विजिलेटर था वो बहुत खूसट निकला। खूसट होते हैं ना, उसकी सीट आगे थी, इन्विजिलेटर वहीं खड़ा था। और इन्विजिलेटर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना तुम सब लोग, बहुत ये काम, ये गलती तुम भी बहुत फर्राटे में करते हो। इन्विजिलेटर बोलता है पेपर पे टिक नहीं लगाना है, क्योंकि ये नियम है, आप क्वेश्चन पेपर पे टिक नहीं लगा सकते, ये नीट का नियम है। और यहाँ तो हमारी आदत पड़ी है, ये गोला ये टिक यहीं लिखो। उसने साफ बोला जहां रफ वर्क करने का है वहीं लिखिए। अब इसकी साल भर की आदत बनी हुई है टिक लगाने की, अब अचानक से आदत थोड़ी बदल जाएगी। इसको बदकिस्मत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? किस्मत खराब। सब सही, सब बढ़िया, इन्विजिलेटर उसको टिक लगाने ही नहीं दिया पूरे पेपर। अब जिसकी आदत लगी है, अब वो बार बार पेज पलटेगा, टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, बार बार पलटने में गलती होगी। तुम लोग को भी आदत पड़ी हुई है, पड़ी हुई ना आदत? नहीं सर हम करते ही नहीं क्वेश्चन, टिक कहाँ लगा, आता ही नहीं, है ना आदत? वहीं फिजिक्स मिला, वहीं क्वेश्चन के बगल में सॉल्व करते हैं। क्यों करते भाई? जहां रफ वर्क मिला, रफ वर्क के लिए जगह मिलती वहीं करो, या तो आखिरी पेज पे करो। इन्विजिलेटर घटिया रहा ना तो नियम गिनाने लगेगा वहीं। और वहीं एक दूसरा सहज से पूछा मैं, क्यों तुम्हारे यहाँ भी ऐसा था? बोले हमारे यहाँ सर इन्विजिलेटर झांकने ही नहीं आया, अपनी सीट से उठा ही नहीं, हम बढ़िया उसी टिक लगा रहे। तो किसी को इन्विजिलेटर अच्छा मिला तो उसका किस्मत खुल गया, एम्स पहुंच गया। अगर ऐसा इन्विजिलेटर उसको मिलता तो वो भी यही गलती करता, क्योंकि वो दोनों बच्चे एक ही पोटेंशियल के थे। तो सब किया धरा तौपत हो सकता है, तौपत क्या हो सकता है? तौपत। इसलिए ये गलती आप भी करते हो। पेपर लाए हो कोई? चलो गुनगुन मेरा पेपर दिखा तो अपना। नहीं लाए हो? रानी तू भी नहीं लाई? कोई है जो संडे का टेस्ट पेपर लाया है? किसी के पास है? कोई नहीं लाया है? लाया है? कहाँ है? दिखा। नहीं है, दिखा। अबे लिखे पढ़े लिखों की बात हो रही है, कोरा कागज वालों की बात नहीं हो रही है। अब ये देखो, ये गलती यही होगी। देखो पूरा सॉल्यूशन यही बनाया, ठीक है, फिर भी गलत किया है ना। एक ही क्वेश्चन किया रे। क्या पेपर दिया था कि बाद में उठाया था? बाद वाला। चलो, एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी में अगला पॉइंट आता है एडवांटेज। किसका एडवांटेज? लिखो, हाँ बेटा। जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है क्या? बड़ा अच्छा सवाल है यार। इस पे मेरी ना तहसीलदार और एसडीएम दोनों से बहस हुई। एक तो घर में ही था, एक के लिए बाहर जाना पड़ा। तो मेरी बहस क्या हुई, मैंने पूछा कि जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है क्या? यही सवाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अधिकारी ने बोला हाँ। हमने कहा क्यों, 10वीं का मार्कशीट है वही जन्म प्रमाण पत्र? बोले नहीं, 10वीं का मार्कशीट जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता। अगर 10th की मार्कशीट है तुम्हारे पास तो उसको ये ना समझना कि वो जन्म प्रमाण पत्र है, वो 10वीं पास होने का प्रमाण पत्र है। फेल होने का भी हो सकता है, लेकिन वो 10वीं का प्रमाण पत्र है। हम लोग उसको जन्म प्रमाण पत्र की तरह मानते हैं क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ, मान लो किसी ने 10वीं नहीं किया तो क्या उसका जन्म नहीं हुआ? अब यहां मैं फंस गया। मैंने कहा 10th सर्टिफिकेट को ही तो जन्म प्रमाण पत्र बोले। नहीं, आप जिसको जैसे मान लीजिए कोई 10वीं नहीं पढ़ा है, 5वीं तक पढ़ा, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र क्या होगा? 5वीं नहीं होता।
तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए। अगर आप 10वीं नहीं पढ़े हैं तो गलती से अगर आपने 10वीं की पढ़ाई की है, चाहे फेल हुए हो चाहे पास हुए हो, तो आपको आवश्यकता नहीं, ठीक है। लेकिन 10वीं की मार्कशीट जन्म प्रमाण पत्र नहीं होती। जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। अगर हो, समय हो, संसाधन हो तो बनवा लो। कहाँ से बनेगा सर? स्कूल में जन्म हुआ था? स्कूल वाले जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा के देंगे यार, तुम ये बताओ। हाउ? पैदा हुए थे 4 साल 5 साल के तब न स्कूल गए। स्कूल वाला कैसे बना देगा? नहीं, जाति प्रमाण पत्र भी स्कूल नहीं बना सकता, वो मान्य नहीं होगा। देखो, जन्म प्रमाण पत्र 2 जगह से बनेगा, सुनो ध्यान से। एक बनेगा आपका जो सरकारी अस्पताल जहां आपका जन्म हुआ था, अगर हुआ था तो, अवतार लिए थे तो उसकी बात नहीं बनेगा। तो एक तो उस अस्पताल से बनेगा, या अगर वो अस्पताल नहीं है तो वहां का जो भी स्वास्थ्य केंद्र होगा वहां से बन जाएगा। दूसरा कि अगर कहीं कुछ रिकॉर्ड हो आंगनबाड़ी में आपके जन्म से पहले का, माता का नाम, पिता का नाम, कहीं कुछ रिकॉर्ड हो तो उस रिकॉर्ड के आधार पर तहसील से बन जाएगा। और जाति प्रमाण पत्र केवल तहसील से बनता है। आय प्रमाण पत्र भी तहसील से बनता है। और कुछ चाहिए? हाँ, आय हम लोग मतलब किसको? तुम्हारा नहीं, पिताजी का लगेगा। तुम्हारी तो कोई आय ही नहीं है, तुम अभी पैरासाइट हो, परजीवी हो। तुम्हारी कहां से आय? निवास प्रमाण पत्र जो मूल निवास है कि आप पैतृक जहां के हो वही लगेगा। या तो अगर आपने जगह चेंज किया है तो उसमें भी किस कैटेगरी में हो उसके आधार पर। जैसे यदि आप ओबीसी में हो तो आपके पास 1985 का रिकॉर्ड होना चाहिए। या तो 1985 का हो या तो 1949 का हो। बहुत पुराना रिकॉर्ड मांगते हैं। अब ये अलग अलग पे, उसके लिए मेरे से व्यक्तिगत मिलना, उसकी बात करेंगे हम लोग, है ना। और अगर SC ST का हो, SC ST का भी अगर रिकॉर्ड नहीं है रिकॉर्ड तो भी वो मांगते हैं 1949 का, तभी बनता है। और क्या, जनरल के हो तो कोई कुछ नहीं चाहिए। अगर आप जनरल में आते हो, सामान्य वर्ग में आते हो, तो उसमें कोई आपसे प्रमाण नहीं मांगेगा, बस पैदा हुए थे कि नहीं ये मांगेगा, ठीक है। तो आते हैं, लिखो कि हाँ बैरागी जी, अवतरित हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया कहाँ से बनेगा? तहसील का। हाँ, एक और बात ध्यान से सुनो, बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, समय है, क्योंकि ये बात एन मौके पर बहुत बड़ी हो जाती है। जो भी SC या ST के बच्चे हैं जिनका कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो वो सर्टिफिकेट 2 जगह से बनता है, एक स्टेट का होता है, एक सेंट्रल का होता है। दोनों बनता तहसील से ही है, आपकी जो तहसील होगी वहीं से बनता है। स्टेट का अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है। आप अगर स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो उससे आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे। हाँ, तो आपको दोनों बनवा लीजिए, 3-4 दिन लगेगा, बन जाएगा। अगर आपके पास सेंट्रल का है तो स्टेट का बनवा लीजिए, दोनों बनेगा वहीं से। आपकी जो तहसील होगी, और तहसील में तहसीलदार कार्यालय और SDM कार्यालय वहीं से बनेगा, लेकिन आपके पास दोनों सर्टिफिकेट होने चाहिए, स्टेट का भी, सेंट्रल का भी। जब आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहां पर सेंट्रल वाला लगेगा,
जब आप स्टेट काउंसलिंग में जाएंगे तो वहां पर स्टेट वाला लगेगा। पुराना बना है वो आएगा, वो पता कैसे करेंगे? हाँ, ये भी है सर, पुराना बना है तो उस पर QR कोड होगा, फोटो होगा, डिजिटल प्रिंट होगा, टाइप हुआ होगा। नहीं है, हाथ से लिखा वाला है। नहीं उसमें है बट वो देखो, एक होता है हाथ से लिखा वाला, उसको डिजिटल में कन्वर्ट कराते तो वो कन्वर्ट करा लो। मेरे को भेजना, एक बार दिखाना, अगर कोई होगा तो मैं बता दूंगा, है ना। लेकिन दोनों बनवा लीजिए, सेंट्रल के लिए भी और स्टेट के लिए भी। स्टेट वाले से आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे। मुझको ये सब कैसे पता? नॉलेज, हाँ नॉलेज भी बोल सकते हो, अनुभव। EWS क्या होता है, इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो मैं भेज दूंगा तुमको, सारे डॉक्यूमेंट को लेकर। देखो कि नहीं तुम लोग? नहीं देख, काहे देखोगे तुम लोग? हैं, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो कि पौधों में जेनेटिक या पौधों में आनुवांशिक रूपांतरण के लाभ, पौधों में आनुवांशिक रूपांतरण के लाभ, पौधों में आनुवांशिक रूपांतरण के लाभ, क्या क्या लाभ होते हैं भाई, जानने की कोशिश करते हैं। आनुवांशिक रूपांतरण के लाभ, पहला लाभ, पहला प्रॉफिट बेनिफिट क्या है, ध्यान से सुनना। जीन मॉडिफिकेशन से जो पौधे होते हैं वो अजैविक घटकों के लिए ज्यादा सहनशील हो जाते हैं। किसके लिए? अजैविक घटक। जैसे हमने एक तापमान की बात की थी कि भाई तापमान कम हो गया, पाला मार गया, फसल खराब हो गई, तो पौधों में सहनशीलता विकसित होती है। किसके लिए? अजैविक घटकों के लिए। जैसे सूखा पड़ गया, उसके लिए सहनशीलता। कहीं मिट्टी में लवण ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, कहीं पानी ज्यादा है, कहीं तापमान कम है, तो इनके लिए क्या होता है, जैसे अलग अलग मिट्टी का अलग अलग रासायनिक प्रवृत्ति होती है। जो मिट्टी समुद्र के किनारे होगी वहां मिट्टी में नमक ज्यादा होगा, उसकी लवणता ज्यादा होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना ऊसर। ऊसर सुना है? बंजर भूमि, ऊसर भूमि, है ना। बंजर भूमि किसे कहते हैं? जिसमें सॉल्ट ज्यादा हो, लवणता ज्यादा हो, और वो सबसे अच्छी होती है धान उत्पादन के लिए। जो ऊसर भूमि या बंजर भूमि जिसको बोलते हैं ना, वो धान उत्पादन के लिए सबसे बेहतरीन होती है, क्योंकि उसमें जो है ना पोरोसिटी कम होती है, तो पानी वहां लंबे समय तक रुकता है, और पानी वहां लंबे समय तक रुकता है तो वहां पर एल्गी वगैरह, शैवाल उगते हैं, और शैवाल जब उगते हैं तो वो बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं और धान की फसलों में उसकी उपज बढ़ जाती है। ठीक है, तो कुछ भी बंजर नहीं होता, उसका उपयोग करने आना चाहिए। तो पहला लिखेंगे कि आनुवांशिक रूपांतरण से पौधों में, आनुवांशिक रूपांतरण से पौधों में, आनुवांशिक रूपांतरण से पौधों में आनुवांशिक रूपांतरण से पौधों में अजैविक घटकों के लिए सहनशीलता विकसित हो जाती है। अजैविक घटकों के लिए सहनशीलता विकसित हो जाती है, सहनशीलता विकसित हो जाती है। जैसे जैसे तापमान, जैसे तापमान, कॉमा जल, कॉमा सॉल्ट,
कॉमा हीट कॉमा कोल्ड इत्यादि, हीट कॉमा कोल्ड इत्यादि। ठीक है, तो सहनशीलता विकसित हो जाती है। दूसरा पॉइंट लिखो कि इसके कारण रासायनिक कीटनाशकों पर, इसके कारण रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। इसके कारण रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। अगला पॉइंट, निर्भरता समाप्त हो जाती है। अगला पॉइंट, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस लिखना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो जाता है। अब ये क्या होता है जानने की कोशिश करो। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि फसल कट गई है, यानी उसकी हार्वेस्टिंग हो गई है, हमने फसल को कहीं पर संग्रहित करके रखा हुआ है, अब वहाँ देख रेख में कुछ कमी हुई और फसल को नुकसान हुआ, चाहे वो बारिश की वजह से या ज़मीन में नमी की वजह से या कहीं फंगस उसमें फैल गया है, कोई रोग फैल गया है, यानी फसल कटने के बाद होने वाला नुकसान क्या कहलाता है? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो इसकी वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में भी कमी आती है। अगला पॉइंट कि ये पौधों में खनिज के उपयोग क्षमता को, ये पौधों में खनिज के उपयोग क्षमता को बढ़ाता है। ये पौधों में खनिज के उपयोग क्षमता को बढ़ाता है। पौधों में खनिज के उपयोग क्षमता को बढ़ाता है। एवं मृदा में खनिज के संतुलन को बनाए रखता है। एवं मृदा में खनिज के संतुलन को बनाए रखता है कि भाई मिट्टी में जो खनिज है, जमीन में जो खनिज है, जो मिनरल्स हैं, पौधे उनको आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें, जिससे कि जो जमीन है उसकी उत्पादन क्षमता लंबे समय तक बनी रहे। ठीक है, अगला पॉइंट, हाँ, ये फसलों की पोषक गुणवत्ता, ये फसलों की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाता है। ये फसलों की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाता है। ध्यान से सुनना, पोषक गुणवत्ता को बढ़ाने की जो क्रिया है उसे क्या कहा जाता है? बायोफोर्टिफिकेशन। पोषक गुणवत्ता को बढ़ाता है तथा इस क्रिया को, पोषक गुणवत्ता को बढ़ाता है तथा इस क्रिया को बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। तथा इस क्रिया को बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। इस क्रिया को बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। उदाहरण, उदाहरण लिखना, गोल्डन राइस। उदाहरण गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है। गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है और इसी कारण ये हल्के पीले रंग का, गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है और इसी कारण ये हल्के पीले रंग का प्रतीत होता है। अब ध्यान से सुनना भाई, पिछले 15 साल में कम से कम 5 बार पूछा गया है, ज़्यादा ही पूछा गया होगा। क्या पूछा गया है? गोल्डन राइस। तो इस पे 10 स्टार लगा देना इस उदाहरण पे। तो इसमें पोषण गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है, जैसे इसमें क्या बढ़ाया गया है?
गोल्डन राइस में विटामिन ए अधिक है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो कि फसलों की शेल्फ लाइफ, फसलों की शेल्फ लाइफ, फसलों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है। शेल्फ लाइफ क्या है? जैसे दवाइयों में एक्सपायरी डेट होता है, अब फसलों में कैसे एक्सपायरी डेट पता करो? तो जैसे हमने बोला ना, टमाटर एक होता है देसी वाला, 2 दिन में खराब हो गया, और एक टमाटर जो हाइब्रिड वाला आता है, जो बोलते हैं हाइब्रिड वाला है, वो असल में आनुवांशिक रूप से रूपांतरित टमाटर है, जो जल्दी खराब नहीं होता, 2 हफ्ते 3 हफ्ते उससे ज्यादा समय तक वो बना रहता है। तो इसमें क्या बढ़ गया? उसका समय काल बढ़ गया, और इसी समय काल को क्या बोलते हैं? शेल्फ लाइफ। उदाहरण है, शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, उदाहरण फ्लेवर सेवर टोमेटो। उदाहरण क्या है? फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। मेरे ख्याल से 2023 में ही आया था इस पे क्वेश्चन, 2023 या 22 में आया हुआ है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 6 हो गए। 7वां लिखो। 7वां क्या लाभ है भाई? कि आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा हम टेलर मेड पौधे, आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा हम टेलर मेड पौधे, कैसे पौधे? टेलर मेड पौधे, हाँ, टेलर मेड पौधे विकसित कर पाते हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार विकसित कर पाते हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार, जिनमें आवश्यकता अनुसार स्रोत उपलब्ध होते हैं, जिसमें आवश्यकता अनुसार स्रोत उपलब्ध होते हैं। आवश्यकता अनुसार स्रोत उपलब्ध होते हैं। उदाहरण स्टार्च, फार्मास्यूटिकल्स, फ्यूल इत्यादि। स्टार्च, फार्मास्यूटिकल्स, फ्यूल इत्यादि। ईंधन, फ्यूल बोले तो ईंधन, ईंधन की ईंधन, ईंधन है ना, फ्यूल। ध्यान से सुनो, एक जानकारी दे रहा हूं। शायद ये जानकारी आपके पेपर में आ जाए, हालांकि ये जानकारी बाहर की है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। हम लोग को मालूम है कि हम जो भी वाहन चलाते हैं, तो वाहन के लिए हम फॉसिल फ्यूल पर निर्भर होते हैं, जो जीवाश्म से प्राप्त होने वाले ईंधन है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, कई तरह के फ्यूल होते हैं। अब भारत में अगर ऊर्जा के लिए अगर हम स्रोत की बात करें कि जितना भी भारत में ऊर्जा उत्पादन या उपयोग होता है, तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो भारत का 35% जो ऊर्जा उत्पादन है वो कोयले से होता है। 35% फॉसिल फ्यूल से होता है, और बचा हुआ जो 30% है उसमें सोलर, लकड़ी और जो दूसरे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संसाधन होते हैं वहां से।
तो यानी फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता बहुत है, और भारत में फॉसिल फ्यूल का उत्पादन कुछ खास है नहीं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा है, लेकिन ज़्यादा उत्पादन नहीं है फॉसिल फ्यूल का। पेट्रोल डीजल वगैरह ज़्यादा नहीं निकलता है। हाँ, हमारे खेत में निकला है, बताया था तुम लोग को पहले। बोरिंग करवाए तो 1 हफ्ते तक काले रंग का क्रूड ऑयल निकला उसमें से, 1 हफ्ते तक। फिर हमने और बोरिंग करवाई तो नीचे पानी मिला, ऊपर क्रूड ऑयल मिला, नीचे पानी मिला। तो हम भी सोचे एक तो रिफाइनरी खोल लेते हैं। फिर भारत पता चला कि भारत का कानून इसको अलाउ नहीं करता, वो इलीगल हो जाएगा, क्योंकि भारत में सभी प्राकृतिक संपदा पर केवल और केवल सरकार का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति उस पर अपना अधिकार व्यक्त नहीं कर सकता। हमने कहा ठीक है, नहीं तो अल हबीबी वेलकम टू दुबई। तो हमने कहा ठीक है। अब हाँ, दुख तो बहुत है भाई। अब बात ये है समझने वाले कि आज हमारी गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से चल रही हैं, लेकिन अभी 2022 में, ध्यान से सुनना, ही 22 में नहीं, 2023 में भारत सरकार ने एक परिवर्तन लाया कि अब जो पेट्रोल मिलेगा उसमें 20% इथेनॉल होगा, और उस पेट्रोल को E20 पेट्रोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? E20। और 2023 के बाद जो कंपनी गाड़ियां बना रही हैं वो अब उसी हिसाब से बनाएंगी कि जिसमें वो पेट्रोल इस्तेमाल हो जाए। इसलिए जो ऑटोमोबाइल के नॉर्म्स है वो बहुत सारे बदलाव होते हैं, समय समय पर ये बदलाव होते हैं। हमने थोड़ा सा उस समय पढ़ने की कोशिश की कि यार ये E20 इथेनॉल से कैसे चलेगा। पड़ेगा उन पे, पुरानी गाड़ियां और जल्दी खराब होंगी। तो सरकार तो कह रही है भाई पुरानी पे असर पड़ेगा, ये एकदम सही बात। उनका इंजन, पुरानी गाड़ी का इंजन पुराने समय के पेट्रोल डीजल के अनुसार था, तो आज का इंजन अलग है, तो इसका आज का पेट्रोल डीजल अलग है, तो उसका असर सीधी सी बात है पुरानी गाड़ी पर पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, अर्जेंटीना सुना है? अर्जेंटीना और ब्राजील में जो पेट्रोल मिलता है वो 95% इथेनॉल पेट्रोल है। सोचो, यानी उस पेट्रोल में 5% पेट्रोल है और 95% इथेनॉल है, और वहां की गाड़ियां उस पर चल रही है। इथेनॉल के उत्पादन के लिए हमें बाहरी देशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। इथेनॉल का उत्पादन किसी भी ऐसे स्रोत से हो सकता है जो खेती में मिलता हो या जो खेती का वेस्ट मटेरियल हो। जैसे आपने मान लीजिए कोई सब्जी की फसल लगाई, मान लीजिए गोभी, तो गोभी में से फूल गोभी अलग कर लीजिए, उसकी जो पत्ती वगैरह है उसको भेज दीजिए, इथेनॉल बनाने में वो यूज हो जाएगा। तो इथेनॉल प्लांट भारत में अब लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इथेनॉल प्लांट में क्या है, जैसे गन्ना है, गन्ने से मिला गन्ने का रस, उसको फर्मेंट कराएंगे, इथेनॉल में बदल देंगे, वो यूज हो जाएगा। तो अगर हम इथेनॉल यूज करेंगे फ्यूल के रूप में, तो अभी हम बाहर से जो पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं तो उनको पैसे देते हैं ना, तो वो पैसा हमारा देश में रुकेगा। जब वो पैसा देश में रुकेगा तो अपनी आर्थिक उन्नति में वृद्धि होगी। और मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरा जो मानना है कि गडकरी जी बड़ा इस पे लगे हुए हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनका ये है कि उन्होंने कहा कि 2040 और 2050 तक हमारे देश में जो गाड़ियां हैं वो इथेनॉल पे ही चलेंगी, और इथेनॉल के लिए हमें दूसरे देश पर आश्रित नहीं है। इथेनॉल मतलब क्या? अल्कोहल, थोड़ा लो थोड़ा तू ही, तुझे गाड़ी को बोलो भाई थोड़ा हम ले थोड़ा तुम लो, है ना? C2H5OH
यही होता है ना इथेनॉल। तो गाड़ी भी इधर उधर चलेगी, है ना। तो गाड़ी कहेगी आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। आने वाले समय में सोचो खेती से कितनी बड़ी समस्या सॉल्व की जा सकती है अगर किसान ये सोचे। और उसमें जरूरी चीज है 2-3 चीजों को आपस में कनेक्ट करना, फ्यूल, इथेनॉल प्लांट और फार्मर। इन तीनों को अगर कनेक्ट कर दिया कि फार्मर ने अपना रॉ मटेरियल दे दिया, इथेनॉल प्लांट ने उससे इथेनॉल बनाकर सरकार को दिया, सरकार उसको फ्यूल के रूप में दे रहा है, ये 3 कनेक्ट हो गया। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम कुछ नया कर रहे हैं, ब्राजील अर्जेंटीना में ये चल रहा है। तो हम बाहर से आने वाले पेट्रोल पर 95% तक अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। और हर जलने वाली चीज का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जा सकता है। बढ़िया जल रहा इथेनॉल, आई बात समझ में। तो अच्छा, टेलर मेड का हो गया, मतलब कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार जैसा चाहे वैसा फसल निर्माण कर सकते हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता हमारी इच्छा अनुसार हो। तो ऐसे फसलों को क्या कहा जाता है? टेलर मेड प्लांट। जैसे टेलर के पास जाओ, जैसा मन वैसा कपड़ा सिलवाओ। रेडीमेड या किसी शॉपिंग मॉल में वैसा नहीं, भैया ये शर्ट है इसकी कॉलर थोड़ी चेंज कर देना, वो टेलर के पास होता है, वो रेडीमेड में नहीं होता है। तो टेलर मेड प्लांट मतलब अपनी इच्छा अनुसार पौधे रूपांतरित विकसित कर सकते हैं। अगली हेडिंग डालो। तो ये हो गया एडवांटेज। एडवांटेज के बाद आते हैं, तो इसी में जो एग्रीकल्चर में ही उपयोग कर रहे हैं, तो हम पौधों में एक क्षमता विकसित कर सकते हैं जिसे बोलते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? पेस्ट रेजिस्टेंस, पीड़क रोधी। क्या बोला जाता है? पीड़क रोधी, पेस्ट रेजिस्टेंट। अब एक शब्द आता है पेस्ट। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट की परिभाषा क्या है, या पेस्ट से आप क्या समझते हैं? बताओ बेटा, जिसको मालूम हो हाथ ऊपर करो। हाँ, ऐसा कोई भी जीव, ध्यान से सुनना, ऐसा कोई भी जीव जो मानव के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक हो, उसे पेस्ट कहा जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतलब या तो हमारे लिए हानिकारक हो, या हमारे पालतू पशुओं के लिए हानिकारक हो, या हमारी फसलों के लिए हानिकारक हो। किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यदि हमें हानि हो रही है तो उस जीव को हम क्या कहेंगे? पेस्ट। और अगर पौधों में पेस्ट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है तो उससे हमें होने वाला नुकसान कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो लिखो कि ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव के लिए हानिकारक होते हैं, मानव के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें पेस्ट कहा जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें पेस्ट कहा जाता है। उन्हें पेस्ट कहा जाता है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कृमि, चूहे। लिखो, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कृमि, चूहे, खरपतवार इत्यादि।
तो इसमें चूहे भी आते हैं। चूहे भी क्या होते हैं? कीट भी लिख लो, चूहे, कीट, खरपतवार इत्यादि। तो ये सब क्या है? पेस्ट। तो अगर हम कीटनाशक यूज करते हैं तो वो भी एक तरह के पेस्ट पे काम कर रहा है, यानी कीटनाशक भी एक प्रकार का पेस्टिसाइड है। कीटनाशक भी क्या है? वीडीसाइड भी एक तरह का क्या है? खरपतवार नाशी, वो भी एक तरह का पेस्टिसाइड। एंटीबायोटिक भी एक तरह का, हम एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो एंटीबायोटिक भी एक तरह का क्या है? पेस्टिसाइड। एंटी फंगल लेते हैं, याद करो, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वो भी एक तरह का क्या है? पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड यानी हानिकारक जीवों को मारने के लिए जो रसायन यूज किए जाते हैं उन्हें कहते हैं पेस्टिसाइड। अब क्या किया गया कि जीन मॉडिफिकेशन से, आनुवांशिक रूपांतरण से ऐसे पौधे विकसित किए गए हैं जो क्या हो? पेस्ट रेजिस्टेंट हो। ऐसे पौधे विकसित किए गए हैं जो क्या हो? पेस्ट रेजिस्टेंट हो, उनमें स्वयं में प्रतिरोधक क्षमता हो, और इसलिए हमें रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये फायदा हुआ। तो लिखो कि आनुवांशिक रूपांतरण से ऐसे पौधे विकसित किए जाते हैं, ऐसे पौधे विकसित किए जाते हैं जो पेस्ट प्रतिरोधी होते हैं। ऐसे पौधे विकसित किए जाते हैं जो पेस्ट प्रतिरोधी होते हैं, जो पेस्ट प्रतिरोधी होते हैं, तथा इनके कारण रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता, तथा इनके कारण रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता, इनके कारण रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो जाती है। रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो जाती है। और ये 6 उदाहरण लिख लेना: बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, सोयाबीन, टोमेटो, पोटैटो इत्यादि। बस आज के लिए इतना काफी। तो बेटा अपनी कॉपी ले आ, तो पीछे खुशी।